नमस्कार बच्चों, राधे राधे। अपने 10वीं का टॉपिक चल रहा है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। अपने 1.2 प्रश्नावली पूरी कर ली है चैप्टर। अब आज करेंगे 1.3 आसान सा चैप्टर है। 1.3 प्रश्नावली आज अपने 1.3 करेंगे, ठीक है। अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो 2 वीडियो है पहले इस चैप्टर की, वो देख लेना ताकि आराम से आज वाली क्लास अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। इससे पहले बहुत अच्छे से आपके HCF और LCM कर चुके हैं अपने। आज अपने वास्तविक संख्याएं हैं जिनका रियल नंबर, उसके चैप्टर 1.3 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अपने कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, वो भी मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल बातें हैं जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या। इन दोनों संख्याओं का गुणा करें। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो अपने पास कौन सी संख्या आएगी? अपरिमेय संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या आएगी? अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास कौन सी संख्या आएगी? अपरिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या अपने पूर्व प्रमाणे 2 गुणा अपरिमेय संख्या अपने माने 5 √5, रूट के अंदर 5, तो इन दोनों को गुणा करेंगे अपने पास क्या आएगा? 2√5। ये 2√5 है जो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर ऊपर अगर अपरिमेय संख्या है और अपोन में परिमेय संख्या है तो भी क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या ही अपने पास प्राप्त होगी, ठीक है। या इसका उल्टा लिखना चाहिए, ऊपर परिमेय संख्या है और अपोन में अपरिमेय संख्या है तो भी अपने पास क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। इसके बाद परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, तो अपने पास क्या आएगा? उत्तर अपरिमेय संख्या आएगी। यानी सभी में अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या करें तो भी क्या आएगी? अपरिमेय संख्या ही अपने पास प्राप्त होगी, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या? भी परिमेय संख्या का अपने किसी भी संख्या में गुणा करें, परिमेय संख्या में किसी भी संख्या में गुणा करें तो अपरिमेय संख्या आएगी। भाग करें परिमेय और अपरिमेय का, अपरिमेय परिमेय का, तो भी अपरिमेय आएगी। प्लस माइनस करें एक परिमेय एक अपरिमेय तो भी एक अपरिमेय संख्या आएगी। अगर दो अपरिमेय संख्या अलग अलग है, दो अपरिमेय संख्याएं अलग अलग है, तो उन दोनों अपरिमेय संख्याओं का अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणा करें, अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणा करें तो वो भी एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। वो भी एक क्या आएगी? अपरिमेय संख्या। यानी अलग अलग संख्या होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग संख्या। अगर सेम संख्या होगी जैसे √5 गुणा √5 तो ये दोनों सेम संख्या है, ठीक है। ये दोनों क्या होगी? सेम संख्या है। तब ये क्या आ जाएगा अपने पास? एक परिमेय संख्या आ जाएगी 5 नॉर्मल। तो ये 5 नॉर्मल क्या है? एक परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या। दोनों सेम संख्या हो तो, दोनों सेम संख्या हो तो अपने पास एक परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। लेकिन दोनों अलग अलग परिमेय संख्या है, अपरिमेय गुणा अपरिमेय, तो अपने पास क्या आएगी? एक अपरिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। ये याद रखना। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणा करेंगे तो एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग करें उल्टा, कैसे भी करें, चाहे ऊपर अपरिमेय या फिर ऊपर परिमेय संख्या, तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। परिमेय और अपरिमेय संख्या को प्लस माइनस करें, चाहे ऐड करें चाहे माइनस करें, तो भी अपने पास क्या आएगी? एक अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है। इसके बाद है विपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपने पढ़ी हुई है पहली क्लास में, परिमेय संख्या की है।
आज थोड़ा सा अपनी एक चीज और देख लेते हैं, वो काम आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपने क्या लिखते हैं, पी बटा क्यू। पी बटा क्यू, पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। और इसमें कंडीशन क्या है, पी और क्यू ये दोनों क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर संख्या है। ठीक है। और कंडीशन क्या है, क्यू जो बटा में संख्या है, भाग में डिवाइड में जो संख्या है, वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अपॉन में जीरो आ गया, अगर अपॉन में अगर जीरो आ गया तो क्या हो जाएगी, एक इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी कोई भी संख्या अपनी प्राप्त नहीं होगी, अनंत आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक है। अब अपने देखना क्या है, इसमें परिमेय संख्या हमने देख चुके हैं अभी कैसी होती है। नॉर्मल संख्या हो सकती है, भाग में हो सकती है, माइनस में हो सकती है। ठीक है, यानी जिसमें पूरा पूरा हल हो, पूरा प्रॉपर अपने लिख सकते हैं, हल हो, तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब परिमेय संख्या में एक कंडीशन क्या होती है, एचसीएफ। एचसीएफ यानी पी और क्यू, पी बटा क्यू के रूप में एक परिमेय संख्या है। पी और क्यू का एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक आएगा, ये याद रखना। पी और क्यू का एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पी और क्यू है, इन दोनों संख्याओं के अपने गुणनखंड करें, पी के भी गुणनखंड करें, पी के भी क्या करें, गुणनखंड करें, और क्यू के भी गुणनखंड करें। तो इन दोनों के गुणनखंड करेंगे तो इन दोनों में गुणनखंड के अपने करने के बाद कॉमन देखें, गुणनखंड में कॉमन संख्या देखेंगे तो कॉमन संख्या कुछ नहीं होगी, कॉमन संख्या अपने पास क्या आएगी, हमेशा एक आएगी। ठीक है, कॉमन संख्या हमेशा क्या आएगी, अपने पास एक आएगी, यानी एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। जैसे अपने ले सकते हैं 2/3, 2/3 एक परिमेय संख्या है। इन दोनों में अपने 2 और 3 का एचसीएफ निकालना चाहिए। 2 और 3 का एचसीएफ निकालें, 2 और 3 का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना बताया था, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भी 2 में ऐसी संख्या को भाग दें, भी तब तक भाग देना जब तक दो एक ना आ जाए। तो 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक। ठीक है। ऐसे ही अब 3 में किसका भाग दें, भी एक आ जाए, 3 में 3 का भाग, छोटी से छोटी संख्या, अभाज्य संख्या, तो 3 में 3 का भाग दिया तो एक, है ना। यानी 2 को अपने क्या लिखते हैं, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। 3 को भी अपने क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि और कोई संख्या नहीं आ रही, इसलिए एक एक लिख दिया। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऐसा है, अभी दोनों में जो यहाँ पर गुणनखंड है, इन दोनों में सेम संख्या कौन सी आ रही है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, यानी ये दोनों सेम संख्या नहीं है, दोनों के पास नहीं है। 3 दोनों के पास नहीं है, एक के पास है। 2 देखें तो दोनों के पास नहीं है, सिर्फ एक के पास ही है। अब गुणा में अपने एक एक लगा के देखें, तब ये एक इसके पास भी है, इसके पास भी है, यानी कॉमन क्या है, दोनों में एक है। तो कॉमन वो एक है, और सबसे छोटी घात देखनी है, इसके 2 के ऊपर भी एक लगा सकते हैं, एक के ऊपर भी एक, 3 के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी सबसे छोटी घात किसकी है, तो दोनों में सेम ही है, तो यानी एक के ऊपर एक, तो क्या आ गया, एक। ये अपने पास क्या है, एचसीएफ है, 2 और 3 का। ऐसे कोई भी संख्या ले लेना अपने भाग वाली, तो उनका एचसीएफ निकालेंगे, परिमेय संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, हमेशा एक। यानी कोई भी कॉमन गुणनखंड कभी भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर गुणनखंड में देखें 2 है, यहाँ पर 3 है, तो कॉमन गुणनखंड कभी भी नहीं होगा। जैसे अपने 9 अब कोई कहेगा 9/12 में कॉमन आ जाएगा, नहीं, 9/12 में कॉमन नहीं आएगा। पहले अपने काटना होगा, 3 के टेबल से कट हो रहा है, 3 के पहाड़े से अपने काट सकते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी 3/4। इस 9/12 को अपने क्या लिख सकते हैं, 3/4। यानी ये पी और क्यू कौन सी संख्या लेनी है, जब तक प्रॉपर कटकर पूरी संख्या ना बचे, कटने के बाद। ऐसे में भी पहले भाग, कोई संख्या सेम संख्या का अपने भाग दे सकते हैं या काट सकते हैं, फिर अपने एचसीएफ निकालने हैं, तो फिर जरूरी नहीं है भी एक आए, फिर और संख्या आ सकती है कॉमन। ठीक है, दोनों में कॉमन संख्याएं आ सकती है, लेकिन काटने के बाद जो संख्या बचती है उनका एचसीएफ निकालना है, वही परिमेय संख्या है। ये वैसे ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, कटने के बाद में जो संख्या बची है वो परिमेय संख्या। अब इनका अपने एचसीएफ निकालेंगे इसकी इस तरह, तो अपने पास एचसीएफ क्या आएगा, एक आएगा। एचसीएफ क्या आएगा, 3 और 4 का एक आएगा। ठीक है, देख सकते हैं, 3 तो 3, ठीक है, 4 का निकालेंगे तो 4 में 2 का भाग जाएगा 2 तक, फिर 2 में 2 का भाग चला जाएगा 1, तो यानी 4 को अपने क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। 3 को अपने क्या लिख सकते हैं, 3, 3 को सिर्फ 3,
है ना। तो इसे थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखेंगे, बताया था मैंने। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2, और गुणा में अपन 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करें तो वो सेम संख्या आती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर 3 देखें कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 घात लगा दी और 1 लिख दिया। अब इन दोनों में गुणनखंड जो आगे गुणनखंड है, इनमें सेम संख्या देखनी कौन सी है। इसके पास 2 है लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास 3 है लेकिन इसके पास नहीं है, इन्हें सेम कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो अपने एक एक मान सकते हैं भी एक क्या दोनों में है, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। एचसीएफ मैंने पहले भी बताया था भी कौन से 3 और 4, 3 और 4 का एचसीएफ क्या हो गया, 1। एचसीएफ के लिए मैंने बताया था पहले भी, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होगा, एचसीएफ क्या होगा हमेशा, सबसे छोटा से छोटा एचसीएफ कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, उससे बड़े एचसीएफ में कितना भी मान आ सकता है, लेकिन कम से कम 1 मान जरूर आएगा, 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ आपने बता दिया। यानी पी और पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में जो पी बटा क्यू है, पी और क्यू का एचसीएफ देखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसके अनुसार अपने आगे क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन, वो अपने करने इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है बहुत बारी। ठीक है, 10वीं के बाद भी आप मैथ रखोगे अगर 12वीं के अंदर, बीएससी के अंदर, तो ये चीज काम आएगी आपकी 10वीं वाली ये प्रश्नावली की, ये प्रश्नावली आगे जाके काम आएगी, ये चैप्टर काम आएगा आगे जाके। ठीक है, ये देख लिया अपने परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है, अपने देखा हुआ है अपरिमेय संख्या कौन कौन सी आती है पहली क्लास में। ठीक है, अगर नहीं पता है तो वो एक क्लास, पहली क्लास देख लेना, लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर अपने चैप्टर शुरू करें, इसमें परिमेय 1.3 यानी थ्योरम 1.3 थ्योरम है। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, P एक क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, P क्या है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो A को भी विभाजित करेगी, तो क्या होगा, P क्या है, तो P क्या है, A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगी, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। ये एक प्रकार की एक मेन बात ही है, लेकिन इस बात को अपने थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे भी किस तरह ये क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है P एक अभाज्य संख्या है, P एक क्या है, अभाज्य संख्या। ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें स्वयं में भाग जाए और किसी संख्या का भाग ना जाए, है ना, कोई भी और भाग नहीं जाना चाहिए। गुणनखंड देखें तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, एक और एक स्वयं, उसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। या आपने कह सकते हैं भी खुद का खुद में भाग जाए तो वो अभाज्य संख्या है ना, यानी प्राइम नंबर है। यानी P एक अभाज्य संख्या है, P का अपने ए स्क्वायर को भाग दे तो ए स्क्वायर में भाग पूरा पूरा जाता है, P से विभाजित करना है, P को नहीं करना, यानी P नीचे आएगा, P से भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, विभाजित होगा, डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर। ये अगर ए स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा, अगर ए स्क्वायर विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो P से क्या होगा, A को भी विभाजित करेगा। P क्या है, A को भी विभाजित करेगा, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है, एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, A एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव। अब इसके ऊपर थोड़ा सा देखना क्या है, मेन बातें देखनी, इसको थोड़ा सा विस्तार से अपने देखना है। P क्या है, P एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। तो ये P क्या है, P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, P क्या है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, अगर ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो इसका मतलब क्या है, ए को भी क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगी। P क्या है, ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, करेगी भी ए स्क्वायर को विभाजित करिए, इसका मतलब क्या है, P ए को भी विभाजित करेगी। हम अपने मान सकते हैं भी क्या है, भी एक 3 है, इससे अपने मान लेते P एक
अभाज्य संख्या, ये 3 एक अभाज्य संख्या, इससे मान लिया अपने p छोटा सा अपने देख रहे हैं, और एक अपने मान लेते हैं अभी 9, ठीक है, एक अपने मान लिया अभी 9 है, या अपने इसको ऐसे बोल सकते हैं 9 की स्क्वायर मान लेते हैं, चलो 9 की स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो 9 की स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है, स्क्वायर के अंदर ले लेते हैं। ये कह रहा भी ये p है और ये a है, इसे अपने क्या मान लिया a स्क्वायर है, यानी यहाँ से अपने हम क्या बोल सकते हैं, a का मान क्या है 9 है, ठीक है, a का मान कितना है 9 है, तो a स्क्वायर है तो 9 की भी स्क्वायर कर दी, तो p का मान अपने मान लिया 3 है। ये कह रहा भी अगर p क्या है 9 स्क्वायर को भी भाग दे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, भी a स्क्वायर में भाग दे तो भाग जा रहा है, यानी 9 की स्क्वायर में 3 का भाग देंगे तो 9 की स्क्वायर का मतलब 9 को 2 बार लिख सकते हैं 3, ठीक है, अब 3 दिया 9, तो यानी ये पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया, 9 तो 27 आ जाएगा, अगर आगे अपने मल्टीप्लाई करना जाए तो कर सकते हैं, यानी पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे ये कह रहा है भी अगर ए स्क्वायर में पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर ए स्क्वायर में भाग दे तो पी का तो भाग जा रहा है, यानी 9 स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, तो ये कह रहा है भी 9 स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये कह रहा भी ए यानी 9 में भी 3 का भाग जाएगा, 9 में भी 3 का भाग जाएगा, जा रहा है 3 आ जाएगा, है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, अब बटा में कुछ नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब ये है, तो यानी p का ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो यानी a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। अब माना लेट क्या भी ए स्क्वायर, या फिर ए को अपने मान लिया भी p1 p2 p3 ऐसे pn है, ठीक है, ए को अपने इस तरह मान लिया, यानी कोई भी ए क्या है एक अलग अलग अभाज्य संख्या के रूप में, गुणा के रूप में अपने कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, ऐसे करके pn तक मान लिया, ए क्या है एक p के रूप में अभाज्य संख्या के रूप में गुणा के रूप में है, कोई भी भाज्य संख्या है, मैंने भाज्य और अभाज्य संख्या अपने पहली और दूसरी क्लास की थी, तब मैंने बताया था भी कोई भी भाज्य संख्या उसे अपने अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, पी ए क्या है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हैं ए को, यानी भाज्य संख्या को, ए क्या आएगा भाज्य संख्या, क्योंकि ए स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी ए स्क्वायर तो विभाजित हो रही है, जो संख्या विभाजित हो रही है इसका मतलब वो क्या है भाज्य है, यानी कोई भी संख्या है उसे अपने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो ये ए मान लिया, तो अपने p अभाज्य संख्या थी यहाँ पर p के रूप में मान लिया, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा p यानी p इंटू सेम संख्या 2 बार, गुणा के अंदर है, यहाँ पर डॉट का मतलब गुणा, यानी 2 बार, ए स्क्वायर का मतलब क्या है भी ए इंटू ए, ए गुणा ए, ए गुणा ए, तो यानी ए अपने ये मान रखा है, ए अपने इस तरह मान लिया गुणा के रूप में, ए अपने गुणा के रूप में मान लिया, तो यानी ए स्क्वायर, तो ए गुणा ए, तो ए स्क्वायर होता है यानी ए गुणा ए 2 बार, तो यानी ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा भी p1 का स्क्वायर गुणा p2 का स्क्वायर गुणा p3 का स्क्वायर, p3, यानी गुणा के अंदर कोई भी संख्या है, दो संख्या है और इन दोनों संख्या का अपना ऐसे सेम संख्या से गुणा करना, तो अपने गुणा के अंदर क्या कर सकते हैं, 2 का 2 के साथ गुणा कर दें और गुणा 3 का 3 के साथ गुणा कर दें, तो एक ही बात है, यानी 2 का 2 यानी 2 स्क्वायर गुणा 3 का 3 यानी 3 स्क्वायर, ऐसे अपने लिख सकते हैं गुणा के अंदर, है ना, तो वही चीज यहाँ पर कर दी, पी का पी के साथ में कर दिया, p2 का p2 के साथ, p3 का p3 के साथ, तो p4 का p4 के साथ, ऐसे ही p स्क्वायर n का pn का pn के साथ, यानी स्क्वायर हो गया, 2 बार 2 संख्या होगी तो 2 का मतलब स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर ये है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भी पी ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, पी विभाजित कर रहा है, तो पी विभाजित हो रहा है क्योंकि सभी अभाज्य संख्या है, तो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ए से भी विभाजित हो रहा है, तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या है भी ए यानी पी ए को विभाजित करता है, विभाजित करता है ना, दिया हुआ अपने भी ए क्या है, ए क्या है पी से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या पता चलता है भी ए के पास कोई एक ऐसी चीज है
इन P में कोई एक ऐसी चीज है जो P होगा, A के पास इन सभी गुणनखंड जो P अभाज्य संख्या है इनमें से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो P होगा, यानी कुछ अलग अलग अभाज्य संख्या हैं, ऐसे अभाज्य संख्या हैं। अब इन इन संख्याओं को किसी से भाग करना है, किसी संख्या से भाग देना है, तो भाग देंगे या तो 5 से दे सकते हैं ताकि पूरा पूरा भाग चला जाए, 5 से 5 कट जाएगा, या अपने बोल सकते हैं 3 से भाग दे सकते हैं, भाई 3 से 3 पूरा पूरा कट जाएगा, या अपने बोल सकते हैं 2 से भाग दे दें, या अपने बोल सकते हैं 7 से भाग दे दें। क्योंकि 5 से देंगे तो 5 से 5 पूरा कट जाएगा, तो 2 गुणा 3 गुणा 7 बच जाएगा, या अपने कहीं भी 2 3 से भाग देना चाहिए तो 3 से भाग देंगे 2 गुणा 5 गुणा 7 बचेगा, बटा में कुछ नहीं बचेगा, 3 से 3 कट गया, या 5 से 5 कट गया, या 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 काटना चाहिए तो 3 5 गुणा 7 इतना बच जाएगा, यानी पूरा पूरा बचेगा। कब बचेगा? जब नीचे किसी संख्या से भाग दे रहे हैं वो संख्या ऊपर हो, अभाज्य के अंदर वो ऊपर हो। इसका मतलब क्या? P A को विभाजित कर रहा है, P क्या है? A को विभाजित कर रहा है, जिसका मतलब P के पास क्या होगा? कोई एक ऐसी संख्या होगी जो P होगी, यानी यानी अपनी कह सकते हैं भी A के पास कोई P गुणनखंड अवश्य कोई गुणनखंड होगा, सीधे लिखेंगे P गुणनखंड होगा, यानी A के पास कोई P गुणनखंड होगा, यानी P कोई गुणक के रूप में होगा, यानी वो P है, वो P क्या है? वो P क्या है? ये P P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, इनमें से कोई, इनमें से है, ये P क्या है? ये P1 P2 P3 या Pn, इनमें से कोई एक है, कोई एक है, यानी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सामने जो अभाज्य संख्या है उनमें से कोई एक ये संख्या है तभी विभाजित हो रही है, वरना कोई विभाजित नहीं होगा, है ना। ये हो गया भी इस थ्योरम का मतलब, भी कोई भी एक संख्या वो दूसरी को विभाजित करिए, इसका मतलब क्या है? उसके पास उस संख्या जैसा कोई और नंबर होगा तब भी अपनी विभाजित कर सकते हैं, वरना विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ये इसका मतलब हो गया। अब अपने छोटे छोटे कुछ थ्योरम में है, एग्जाम्पल है। अब इसमें 3-4 प्रश्न है 1.3 में और 3-4 एग्जाम्पल है, तो मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल करवा दूंगा, क्वेश्चन आप अपने आप प्रैक्टिस करना, आप खुद करोगे तभी, अगर ना हो तो आप एक बार फिर वीडियो देखना, एग्जाम्पल जो करवाए हैं वो उसी तरीके से करते रहना, देख देख के कर लेना चाहिए एक बार, फिर एक अगले वाला क्वेश्चन बिना देखा देख करना, तो अपने आप मेथड होने लग जाएगी, फिर आपको अच्छा लगेगा भी अपने आप कर लिया एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, है ना। अब आगे एग्जाम्पल बोले एक थ्योरम के रूप में भी दे रखा है, प्रमेय 1.4, थ्योरम 1.4 में दे रखा रूट एक अपरिमेय संख्या है, रूट एक अपरिमेय संख्या, रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 1.4 थ्योरम के रूप में दे रखा है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें जो तरीका करूंगा सभी में वही सेम टू सेम तरीका रखना, एक जैसे ही, कभी भी गलत नहीं होगा, आसान सा तरीका है। इसको हल करने का क्या है, एक ही तरीका, अपने क्या मानेंगे, इसके विपरीत मानेंगे, इसके क्या मान लेंगे, विपरीत, यानी अपने क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने सिद्ध करना है। तो अपने सिद्ध करने के लिए एक तरीका है, भी अपने मान लेंगे, भी अपने क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या करना है, तो अपने मानेंगे क्या, ये एक क्या है, परिमेय संख्या, इसको उल्टा मान लेंगे, क्या ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की जो कंडीशन है वो अपने देखते रहेंगे, पास कराते रहेंगे भी हो रही है या नहीं हो रही। अगर लास्ट में जाके अपने पता चला गया भी परिमेय संख्या की ये संख्या है, परिमेय संख्या वाली कंडीशन पास नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है भी ये अपने माना था वो गलत है, ठीक है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है।
यानी इसके उल्टा मानना है, लेट क्या मानेंगे भी, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। अपने √2 को क्या मान लिया, परिमेय संख्या। अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या है। तो ठीक है, परिमेय संख्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कंडीशन क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, P बटा Q। परिमेय संख्या क्या होती है, P बटा Q, जहाँ Q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या है। तो यानी अपने √2 को क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया। तो इसका मतलब ये क्या है, एक P बटा Q के रूप में है, P बटा Q के रूप में है। ठीक है, अब P बटा Q के रूप में, और यहाँ पर अपने एक कंडीशन देखी भी, इनका HCF, P और Q का HCF निकालें तो वो HCF कितना था, 1 का था। इसका मतलब क्या है, P और Q के जो गुण, P और Q के गुणनखंड करेंगे उनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी, एक को छोड़कर कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगी। अपने इसमें क्या सिद्ध कर देंगे भी, एक ऐसा सिद्ध कर देंगे भी जो अपने HCF निकालें या P का और Q का गुणनखंड करें, उनमें कुछ ना कुछ एक के अलावा भी कोई गुणनखंड आ रहा है, एक के अलावा भी कोई गुणनखंड आ रहा है। ऐसा अपने पास एक सिद्ध करेंगे तो ऐसी संख्या आ जाएगी। तब अपने बोल देंगे भी एक के अलावा कोई संख्या आ रही है, तो इसका मतलब इनका HCF 1 नहीं हो सकता। HCF 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या √2 को क्या मान लिया आपने, परिमेय संख्या, तो P बटा Q। तो अपने आगे थोड़ा सा क्या करेंगे, Q को इस साइड गुणा कर देंगे, √2 के साथ में क्या कर देंगे, गुणा, Q बराबर P, Q बराबर क्या हो गया, P। समीकरण नंबर 1, √2 Q बराबर क्या हो गया, P। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 को वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग, यानी √2 और Q के वर्ग कर दिया बराबर P का भी क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग इसलिए कर दिया क्योंकि ये तो सेम है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, तो अपने वर्ग कर दिया, कोई अलग संख्या बना दी ताकि अपने कुछ कॉमन संख्या देखने के लिए आसानी हो सके। यानी √2 को अपने क्या कर दिया, इस समीकरण नंबर 1 का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करेंगे तो गुणा के अंदर कोई भी दो संख्या है उनका अलग अलग अपने से वर्ग लिख सकते हैं, अलग अलग वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वर्ग लिख सकते हैं, अलग अलग वर्ग लिख दिया। इसका मतलब क्या, √2 क्या है, 2 बार है, Q² बराबर क्या हो गया, P² बराबर क्या आ गया, P²। ठीक है, √2 Q² बराबर P²। इसका मतलब √2 और √2 को गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 2, और ये क्या हो गया, Q² बराबर P²। ठीक है, यहाँ तक। अब 2 को दूसरी तरफ ले जाए, यहाँ पर क्या रह गया, बस यहाँ पर लिख देता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं शायद, Q², 2 को अपने इस साइड लेके आएंगे तो गुणा में 2, तो इस साइड आकर क्या आ जाएगा, भाग में, क्या आ गया, 2 भाग में आ गया। ठीक है, 2 क्या आ गया, यहाँ पर भाग में आ गया। अब 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है। P अपने पता नहीं, भाज्य संख्या भी हो सकती है, अभाज्य संख्या भी हो सकती है, लेकिन ये P² को क्या कर रहा है, भाग दे रहे हैं अपने, P² को 2 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। अभी अपने थ्योरम पढ़ी थी, यहां तक नोट करो। ठीक है, इससे आगे अभी अपनी थ्योरम पढ़ी थी भी, क्या है, P² को अपने भाग दे, P² को 2 से भाग दे। यानी अभी अपने पढ़ा था भी P कोई संख्या है, P कोई संख्या है, वो A² को विभाजित करती है, A² को क्या करती है, विभाजित करती है ना, A² विभाजित करती है। 1.3 थ्योरम देखिए, 1.3। तो यहाँ से अपने, यहाँ से क्या पता चलता है भी, दो क्या है, P² को विभाजित करती है। ये 1.3 से अपने पता चला, उसकी सहायता से अपने क्या कर दिया भी, 2 P की जगह अपने पास 2 है और A की जगह क्या P है, तो 2 क्या है, P² को विभाजित करती है, विभाजित करती है, यानी डिवाइड होता है, P डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 क्या है, P को भी विभाजित करेगा, है ना, A² को विभाजित करता है, तो इसका मतलब क्या है, A को भी विभाजित करता है, तो 2 क्या, P को भी विभाजित करेगा।
करेगा। ठीक है, दो क्या है, पी को भी विभाजित करेगा। पी को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब भी पी के पास क्या है, पी के पास पी के पास पी के पास गुणनखंड में दो होगा, है ना। पी के पास दो होगा तभी दो से विभाजित होगा पी। पी को अपने दो से भाग देना चाहिए, यानी इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं भी पी गुणा पी बटा में दो। किसी एक संख्या में दो से पी कट देगा, यानी पी के पास कोई ना एक, पी के पास कहीं ना कहीं दो होगा, कहीं ना कहीं दो होगा, यानी पी के पास गुणनखंड में दो अवश्य होगा। दो होगा तो इसका मतलब तभी पी से विभाजित होगा। अगर पी के पास दो ना हो तो दो से विभाजित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है अभी दो से विभाजित है और आपने दूसरी तरफ ले आए तो भाग, यानी क्यू स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है, पी स्क्वायर बटा दो, यानी इसके पास क्या है, दो से विभाजित हो रहा है। ठीक है, दो से विभाजित हो रहा है पी, पी क्या दो से विभाजित हो रही है, इसका मतलब क्या पी के गुणनखंड में दो आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक देखो, फिर आगे अपने करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इसके बाद अपने Q के पास भी दो को लेके आएंगे, भी Q के पास भी अपने बोल देंगे भी दो है, तो P के पास भी दो आ जाएगा, Q के पास भी दो आ जाएगा, यानी दोनों के पास सेम संख्या आ जाएगी। तो अपने लास्ट में लिख देंगे कि दोनों के पास कॉमन दो संख्या है, इसका मतलब इनका HCF दो आ सकता है, यानी HCF दो आ सकता है, यानी इनका गुणनखंड भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता फिर। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, पी के पास तो गुणनखंड में दो होगा, यह अपने देख लिया। अब यानी पी को दो से विभाजित कर सकते हैं, पी को क्या है, दो से विभाजित कर सकते हैं। इसे अपने कुछ मान लिया, यानी पी को दो से विभाजित करें तो कुछ ना कुछ उत्तर आएगा, भाग देगा तो कुछ ना कुछ उत्तर आएगा, इसको अपने मान लिया सी। ठीक है, तो पी बराबर क्या आ गया, टू सी, पी बराबर क्या आ गया, दो सी, ये समीकरण नंबर दो। और समीकरण नंबर एक अपने क्या माना था, समीकरण नंबर एक माना था क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, टू दो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। नहीं, समीकरण नंबर एक का वर्ग करने के बाद में जो उत्तर आया था वो दो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, है ना। इस समीकरण में अपने क्या करेंगे, पी का मान रख देंगे, समीकरण नंबर दो से पी का मान रखने पर, पी का मान रखने पर, ठीक है, यानी पी का मान यहाँ पर रख देंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या अपने पास क्या है, दो क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान दो सी, यहाँ पर पी स्क्वायर है तो दो सी की भी क्या आ जाएगी स्क्वायर। ठीक है, तो दो क्यू स्क्वायर बराबर इनकी स्क्वायर करेंगे तो दो की स्क्वायर और सी की स्क्वायर, दो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहाँ पर दो की स्क्वायर यानी चार, दो की स्क्वायर यानी दो को दो से गुणा, दो की स्क्वायर यानी दो को दो बार लिखना है यानी गुणा के अंदर, तो दो गुणा दो चार, तो चार सी स्क्वायर वैसा का वैसे ही। ठीक है, सी स्क्वायर वैसा का वैसे ही। अब इस चार को दूसरी तरफ लेके आएंगे, इस चार को इस साइड लेके आएंगे, तो इस साइड लेके आएंगे तो क्या अपने पास दो क्यू स्क्वायर बटा में चार बराबर क्या आ गया सी स्क्वायर। अब दो एक कम, दो दो दूनी चार कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा क्यू स्क्वायर बटा दो बराबर सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर को अपने दो से भाग कर सकते हैं। अगर क्यू स्क्वायर को दो से भाग कर सकते थे, इसका मतलब दो से क्यू भी विभाजित होगा, दो से क्यू भी विभाजित होगा, दो से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या है, क्यू के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड लिखें, क्यू के अभाज्य गुणनखंड लिखें तो गुणनखंड में क्या होगा, दो होगा, दो होगा, है ना। तो यानी अभी अपने यहां पर देखा था, ये पहले वाला आ गया, यानी पी के गुणनखंड में भी दो है और क्यू के गुणनखंड में भी
अभाज्य गुणनखंड करें, गुणनखंड में भी क्या है 2 है। तो यानी P और Q, P क्यू के गुणनखंड में क्या है, गुणनखंड में 2 उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। 2 क्या इनमें उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसका मतलब दोनों में 2 कॉमन है, यानी HCF अपने निकालें, HCF निकालें, पी क्यू का HCF निकालें। अब यहाँ पर इसके लिए पी क्यू का HCF निकालें तो यहाँ पर अपने पास क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। ये ऐसे लिखना भी 2 आ सकता है, जरूरी नहीं भी 2 ही हो, और भी HCF ज्यादा हो सकता है, 4 हो सकता है। जो पी बटा क्यू अपने पूरा प्रॉपर नहीं पता कितना, अपने तो मान के करें, यानी HCF में क्या 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, क्योंकि P के पास एक गुणनखंड में 2 है, एक है 2, ताकि 2 से 2 कट जाएगा। और भी हो सकता है, Q के पास भी 2 एक बार है, लेकिन और भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, और भी हो सकता है। यानी P Q के पास कम से कम 2 तो है, एक बार तो है, तो यानी एक बार है तो एक बार तो अपने कॉमन ले सकते हैं दोनों में सेम। 2 इसके पास भी होगा, इसके पास, यानी HCF क्या होता है, जो दोनों में संख्या वो ही HCF है, यानी HCF इनका क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। लेकिन अपने लिख सकते हैं अभी परिमेय संख्या का HCF, लेकिन परिमेय संख्या का HCF, परिमेय संख्या P बटा Q का HCF 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। गौर से देख लेना, लिख लेना भी, परिमेय संख्या का HCF क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या रहा है, 2 आ सकता है, 2 हो सकता है ना, इसको देखें तो 2 हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये विरोधाभास है, ये क्या है, विरोधाभास है, यानी ये क्या है, विरोधाभास है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये एक √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर अपने √2 की क्या माना, परिमेय संख्या माना था, √2 परिमेय संख्या माना था, √2 क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। लेकिन अब ये परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या। √2 क्या होगा अब अंतः, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देख लो, ये सभी सेम चीज करनी है, जितने भी अपरिमेय संख्या वाले आएंगे ऐसे ही करना है, यानी √2 क्या एक परिमेय संख्या है। नोट कर लो।